Hello children, I am here today with a new video, and this video is for class 9 and the chapter is Socialism in Europe and Russian Revolution, and we are today at the concluding part of this chapter, and I shall discuss today what changes occurred after October Revolution in Russia. तो आज हम लोग अक्टूबर रेवोल्यूशन के बारे में तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। आज मैं आपको बताऊंगी कि अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद क्या चेंजेस रशियन सोसाइटी में या रशिया में आए। कुछ इसके बारे मैंने प्रीवियस वीडियो में थोड़ा सा हिंट आपको दिया था। आज मैं इसको पूरे थॉरली इसको हम डिस्कस करेंगे। तो अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए किया गया 1917 में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बोल्शेविक्स ने भी हिस्सा लिया। बोल्शेविक यानी लेनिन की पार्टी ने हिस्सा लिया, लेकिन उन्होंने मेजॉरिटी सपोर्ट उनको नहीं मिला। मेजॉरिटी जो है वो नहीं मिला उनको, और जनवरी 1918 में बोल्शेविक्स ने इस असेंबली को भी रिजेक्ट कर दिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बनाई गई थी उसको रिजेक्ट कर दिया बोल्शेविक्स ने, और इस असेंबली को डिसमिस करने के बाद रशियन जो ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स था उसको लेनिन ने माना कि ज़्यादा डेमोक्रेटिक है असेंबली के बनिस्बत या असेंबली के कंपैरिजन में, इसीलिए इसको ही हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मान के कॉन्स्टिट्यूशन का गठन करेंगे। इसके बाद मार्च 1918 में बोल्शेविक्स ने एक ट्रीटी साइन की जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोव्स्क में, और ये ट्रीटी जो थी इससे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो चल रहा था इस ट्रीटी के जरिए उस वॉर को एंड कर दिया गया था, और ऑल रशियन कांग्रेस जो थी उसने फिर इलेक्शंस में हिस्सा लिया। बोल्शेविक्स जो थे उन्होंने ऑल रशियन कांग्रेस को जो सोवियत था उसमें इलेक्शन हुआ, उसमें उन्होंने हिस्सा लिया। इसके बाद सीक्रेट पुलिस का गठन किया गया ताकि जो भी बोल्शेविक्स के खिलाफ जो भी बोलता था या जो भी उनके खिलाफ कोई भी कार्य करता था तो उनको क्रिटिसाइज जो भी करे या उनके खिलाफ को जो बोले उसको पनिश करने के लिए चेका का निर्माण किया गया, जिसको सीक्रेट पुलिस कहा जाता था। और बहुत सारे यंग राइटर्स, आर्टिस्ट या अलग पार्टी के जो मेंबर्स थे जो सोशलिज्म तो चाहते थे, चेंज चाहते थे, लेकिन वो बोल्शेविक पार्टी के खिलाफ थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया, उनको पनिश कर लिया गया। इसके बाद देश में रशिया में सिविल वॉर शुरू हुआ, जहां बोल्शेविक ने पूरा कंट्रोल अपने अंडर ले लिया था, चाहे वो सोल्जर्स हो, लैंड हो, और जो पीसेंट्स थे जो काम कर रहे थे पहले आर्मी में, क्योंकि वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था तो आर्मी में पीसेंट्स जो काम कर रहे थे, तो उन्होंने जब लैंड डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ तो वो लैंड्स को लेने के लिए, क्योंकि वो पीसेंट्स थे, वो आर्मी में काम कर रहे थे, तो आर्मी छोड़कर वो लोग लैंड डिस्ट्रीब्यूशन में अपना हिस्सा लेने के लिए वो चले गए और रशियन आर्मी को कमजोर कर गए। तो इस परिस्थिति में प्रो ज़ारिस्ट यानी जो व्हाइट्स थे, यानी जो जार के वफादार थे, उनके बीच और बोल्शेविक्स जिनको रेड्स कहा जाता था क्योंकि लाल टोपी लगाते थे, तो इनके बीच सिविल वॉर हुआ 1918 से लेकर 1919 तक। तो इस सिविल वॉर में 1920 तक ये सिविल वॉर चला। 1920 एंड में बोल्शेविक्स ने जो नॉन रशियन पीपल थे, जैसे मुस्लिम्स जर्दिस्ट हो गए या फिर जीव्स हो गए या और जो लोग थे जो नॉन मुस्लिम्स थे, क्योंकि रशियन अम्पायर बहुत बड़ा था तो सिर्फ रशियन ही नहीं थे, उसमें नॉन रशियंस भी शामिल थे उस अम्पायर में, तो उन्होंने बोल्शेविक्स को मदद की और बोल्शेविक ने पूरे रशिया जो एम्पायर था, रशियन एम्पायर था, उस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद जो भी नॉन रशियन स्टेट्स थे या जो नॉन रशियन जो भी क्षेत्र था उसको ऑटोनॉमी दी गई बोल्शेविक्स द्वारा 1922 में। ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि
इन द नेम ऑफ रशिया वहाँ के जो लोकल पीपल है वो रूल करेंगे, तो ऑटोनॉमी दी गई। तो और एक इस देश को एक नया नाम दिया गया, उसका नाम था USSR यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये एक नया नाम दिया गया। बोल्शेविक्स जो थे वो बहुत सारे अनपॉपुलर पॉलिसीज लेकर वो आए। वो सोशलिस्ट आइडियाज के को प्रमोट करते हुए सरकार में आए थे, या सोशलिस्ट आइडिया के वो प्रमोशन कर रहे थे, या सोशलिस्ट चाहते थे कि सोशलिज्म जो है रशिया में लागू हो जाए। लेकिन उनकी कुछ अनपॉपुलर यानी हम कह सकते हैं कि जो लोगों के बीच पॉपुलर ना हो या हार्श पॉलिसीज थी वो लेकर आए। नोमैडिज्म को उन्होंने डिस्करेज किया, यानी जो घुमंतु लोग थे जो घूम घूम कर जानवर पालते थे या सामान बेचते थे, उनको डिस्करेज किया गया। इसके बाद बोल्शेविक्स का जो अटेम्प्ट था अलग अलग नेशनैलिटीज के जो लोग थे, यानी रशियन छोड़ के नॉन रशियंस, तो इनमें वो सक्सेसफुल रहे। अलग अलग जो रशियंस नॉन रशियंस थे वो लोग बोल्शेविक्स को सपोर्ट कर रहे थे। इसके बाद एक सोशलिस्ट सोसाइटी का गठन शुरू हुआ सिविल वॉर के दौरान। जो भी इंडस्ट्रीज, बैंक जो भी थे उनको नेशनलाइज किया गया, लैंड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और बोल्शेविक्स ने जो भी लैंड दूसरे लोगों के अंडर था, दूसरे लोग यानी जो ज़्यादा धनी जो एग्रीकल्चरिस्ट या किसान थे उनसे भी लैंड छीन लिया गया। इसके बाद पावर को सेंट्रलाइज्ड किया गया, यानी रशिया चूंकि एक बहुत बड़ा एक स्टेट उभर कर आ रहा था, तो पावर्स को सेंट्रलाइज्ड किया गया। रशिया में 5 ईयर प्लान्स लाए गए ताकि वहाँ पे तरक्की की जा सके। 5 ईयर प्लान्स जो मैंने आप लोग 8 में आपको याद होगा, तो 5 ईयर प्लान्स जो इंडिया में लागू हुआ वो भी रशिया से ही, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। तो ये पहला जो प्लान था 1927 से शुरू होकर 1932 तक लागू हुआ, दूसरा था 1933 से 38 तक। ये सेंट्रलाइज प्लानिंग शुरू हुआ ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ रशिया में बढ़ाया जा सके। ऑयल, कोल और स्टील इंडस्ट्रीज जो थे उनको प्रमोट किया जा सके, नए फैक्ट्रीज लगाए जा सके। पीसेंट जो वर्कर्स थे उनके स्टेटस में भी सुधार किया गया। जो सबसे जो लो ग्रेड के वर्कर्स थे यानी कंस्ट्रक्शन साइट के वर्कर्स, तो इनको अच्छी हाउसिंग सुविधाएं दी गई, इनको रहने के लिए अच्छे स्कूलिंग की सुविधाएं, यानी उनके बच्चों को स्कूल मिले। फैक्ट्री वर्कर्स को या पीसेंट्स को जो कम एज में काम कर रहे थे उनको यूनिवर्सिटीज में दाखिला मिले। ये सब काम जो है ये जो बोल्शेविक गवर्नमेंट थी ये कर रही थी। इसके बाद जो भी फैक्ट्रीज में जो औरतें काम करते थे जिनके बच्चे छोटे थे उनके लिए क्रेचेस बनाए गए, यानी जहां उनके छोटे बच्चों की देखभाल हो सके। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को बहुत सस्ता किया गया। जो क्वार्टर्स थे रहने के लिए वो बनाए गए वर्कर्स के लिए। और सब जो अनइवन रिसोर्सेज थे यानी कोई अमीर कोई गरीब, तो ये सब कुछ बंद होके सबको एक समान वहाँ पे फैसिलिटीज दी जाने लगी। तो इसके बाद हम देखते हैं कि लेनिन का जो पीरियड था वो खत्म हो गया रशिया में। लेनिन की मृत्यु के बाद स्टालिन जो थे वो सत्ता में आए और कम्युनिस्ट पार्टी का जो बागडोर था वो उन्होंने संभाला लेनिन के मौत के बाद 1924 में। और स्टालिन ने भी बहुत सारे चेंजेस लाए, जैसे कि रशिया में फूड प्रॉब्लम्स हो गए थे, या हम कह सकते हैं कि वहाँ अनाज की कमी हो गई थी। तो अनाज की कमी को रशिया में दूर किया गया। पीसेंट्स जो थे पहले वो गवर्नमेंट्स को अनाज नहीं बेचते थे, अब क्या हो गया कि अब सिर्फ और सिर्फ ऐसे फिक्स किया गया कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को ही अनाज बेचा जाएगा। तो गवर्नमेंट को अनाज बेचा जाएगा। स्टालिन ने का ये बिलीफ था कि जो भी रिच पीसेंट्स थे या ट्रेडर्स थे वो ब्लैक मार्केटिंग या होर्डिंग करके अनाज को रख रहे थे। तो इस वजह से क्या हो गया कि
उनके ऊपर कार्रवाई की गई, हायर प्राइसेस वो न ले इसके लिए। और एग्रीकल्चर को अब कलेक्टिवाइजेशंस के जरिए कराया जाने लगा, यानी बहुत सारे लोग मिलकर, कुछ लोग मिलकर, मेंबर्स मिलकर वो खेती करेंगे। पहले क्या होता था कि खेती की जाती थी और फिर उसको अपने हिसाब से की जाती थी, लेकिन अब सारे मेंबर्स मिलकर खेती करेंगे। और कुलक्स को, जो कि एक तरह का पॉलिसी था ग्रेन कलेक्शन का, जो बिड के जरिए होता था या उसके ऊपर बोली लगा के होता था, इसको बंद किया गया। और पीसेंट्स और जो भी फार्मर्स थे, अब उनको स्टेट कंट्रोल्ड फार्म्स में तब्दील किया गया, जो भी फार्मिंग लैंड्स थे। इसके बाद स्टालिन की पॉलिसीज हम कुछ और जो है उनके बारे में बात करेंगे। तो कम्युनिस्ट पार्टी ने पीसेंट्स को कलेक्टिव फार्मिंग के लिए बाध्य किया। जो भी प्रॉफिट था वो कलेक्टिव फार्म्स में हर किसी को मिलने लगा, और जो भी इसको नहीं मानता था उनको या तो एग्जाइल कर दिया जाता था, देश निकाला, या डिपोर्ट कर दिया जाता था। बहुत सारे पीसेंट्स इसको मानने से इनकार करते थे, क्योंकि कुछ लोग मेहनत करेंगे और जिसका फल है वो सबको मिलता था। इस वजह से लोग नहीं चाहते थे कि प्रॉफिट हमें ही मिले। तो ये कलेक्टिव जो फार्मिंग था, इस आइडिया से लोग खुश नहीं थे। इसके बाद जो कल्टीवेटर्स थे उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाने लगा स्टालिन गवर्नमेंट द्वारा। लेकिन इसका बहुत बुरा इफेक्ट तब पड़ा जब 1930 से 33 के बीच में रशिया में फैमिन शुरू हुआ, यानी भूखमरी शुरू हुई। 4 मिलियन लोग इसकी वजह से मारे गए। तो इसी वजह से स्टालिन की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया जाने लगा और ये कहा जाने लगा कि सोशलिज्म के विरुद्ध है। लेकिन फिर भी स्टालिन ने स्टर्नली, बहुत ही मजबूती से लोगों को रिप्रेस कर दिया, कोई रिवोल्ट नहीं होने दिया। 2 मिलियन लोगों को जेल में डाल दिया गया या लेबर कैंप्स में डाल दिया गया ताकि वो लेबर का काम करें, और उनको टॉर्चर किया गया और कुछ को इवन मार दिया गया। तो ये हमने स्टालिन की पॉलिसीज के बारे में पढ़ा, बताया मैंने आपको। अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या इन्फ्लुएंस रहा रशियन रेवोल्यूशन का पूरे यूएसएस, पूरे वर्ल्ड में, और इसके बारे में। तो बोल्शेविक्स जो थे वो कॉलोनियल जो पीपल थे, जहाँ भी कॉलोनीज थी, उनको उन्होंने एनकरेज किया कि वो कॉलोनीज से बाहर आए, यानी वो रिवोल्ट करे, सोशलिज्म के आइडियाज को वो लेकर आए, सोशलिज्म के आइडिया को स्प्रेड किया। इसके अलावा बहुत सारे नॉन रशियन जो थे उन्होंने भी जो कॉन्फ्रेंस हो रहा था यूएसएसआर में, जो ईस्ट के पीपल थे, बाकू में हेल्ड हुआ कॉन्फ्रेंस यूएसएसआर का, जो कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस था। और बोल्शेविक जो इंटरनेशनल प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टी जो थी, उसका गठन किया जाने लगा, यानी जो कम्युनिस्ट के विरोधी थे उन्होंने भी पार्टी का गठन किया और जो उनके साथ थे वो भी किया गया। इसके अलावा यूएसएसआर में कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटीज का गठन हुआ। वर्कर्स जो थे वो भी अब कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई करने लगे। इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सोशलिज्म को एक नया चेहरा मिला और वो था यूएसएसआर, यानी सोशलिज्म की वजह से यूएसएसआर में बहुत चेंजेस आए। जो भी स्टाइल ऑफ वर्किंग था यूएसएसआर का, इसको हम सोशलिज्म टोटली नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज थी जो सोशलिस्ट गवर्नमेंट में नहीं आती है। बहुत सारे बैकवर्ड कंट्रीज जो थे इस सोशलिज्म की वजह से वो आगे आए, उन्होंने अपने आप को डेवलप किया। जैसे रशिया जो था 20th सेंचुरी की अगर बिगिनिंग में हम देखें तो एक पुअर कंट्री और जार रूल्ड कंट्री था, लेकिन बाद में ये वर्ल्ड के जो ग्लोबल पावर्स में इसका नाम आने लगा और हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट जो पावरफुल कंट्री था वो बनकर उभरा। तो सोशलिज्म के बहुत सारे इफेक्ट्स भी रहे। सो बच्चों, आज ये चैप्टर हम कंक्लूड करते हैं, खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं मिलूंगी नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।